हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सबसे पहले सभी को हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयदशमी। और आज एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन जी का बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो आज ही के दिन 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ था। और वो एक सिर्फ राष्ट्रपति या फिर मिसाइल मैन ही नहीं थे, एजुकेशन से लाइफ लॉन्ग जुड़े रहे। और इनफैक्ट लास्ट जब उनका डेथ होता है 27 जुलाई 2015, तब भी वो लेक्चर ले रहे हुए होते हैं आईआईएम शिलोंग में। तो मैंने ये बुक इस वजह से दिया है कि आज मैं इस बुक का, यदि जिनके पास ये बुक है और पढ़ चुके हैं तो फिर एक बार आप पढ़ना। यदि नहीं है तो आइदर आप परचेज कर सकते हो, या फिर मैं ये बुक का पीडीएफ आज इवनिंग में टेलीग्राम ग्रुप में, केन स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ, उसको पढ़ना। यदि आपको लगता है कि पूरे बुक हम नहीं पढ़ सकते हैं तो आप फर्स्ट चैप्टर प्लीज पढ़ना, ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है। ये सबसे रिक्वेस्ट है। जो भी ऑब्वियसली हमने ये लिखा है CAPF-AC 2022 स्ट्रेटजी फॉर रिपीटर्स। तो ये सिर्फ रिपीटर्स या 2022 में जो दे रहे हैं उन्हीं के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबके लिए है। खास करके जो 21 के रिटेन क्वालिफाई किए हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, इंटरव्यू देंगे तो। और 2020 के जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए भी ये बुक इंपॉर्टेंट है। तो आइदर इस बुक को यदि आपके पास है या तो उसको फिर से पढ़ो, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पहली बार पढ़ो, यदि पढ़ा है तो फिर से पढ़ सकते हो, पढ़ो। और यदि कोई फ्रेंड के पास है तो उससे बोरो करो, और यदि नहीं तो खरीद सकते हो, और नहीं तो मैं पीडीएफ आपको इसका इवनिंग में प्रोवाइड करा दूंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप उसको पढ़ना। और इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं, बहुत बड़ा बुक नहीं है। आप वन डे में पढ़ सकते हो। आज इवनिंग में मैं दूंगा तो आप रात में कंप्लीट उसको कर सकते हो पूरी। जब भी है 6 घंटे लगाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 9 चैप्टर है। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है, द ड्रीम एंड द मैसेज। कलाम जी कहते हैं, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट एंड थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शन। उस ड्रीम के बारे में बताते हैं कि जब 2001 30 सितंबर 2001, इनफैक्ट तब एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत कम लोग जानते थे, इन द सेंस बहुत कम लोग जो साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन वगैरह करते थे वो जानते थे। लेकिन कॉमन मैन जो है एपीजे अब्दुल कलाम को उतना डिटेल नहीं जानते थे। तब मुझे याद है कि तब न्यूज़पेपर में था, यस, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था तो कलाम जी के बारे में थोड़ा पता था, बट उतना मुझे भी बहुत ज्यादा उस समय पता नहीं था। यस, जब वो राष्ट्रपति के लिए हुए कि यस अब वो राष्ट्रपति बनेंगे 2002 में, तब इनका नाम पूरे हर लोग जान गया। और फिर राष्ट्रपति बनने के बाद तो आप जानते ही हैं कि कोई भी राष्ट्रपति बनते हैं तो ऑल इंडिया उनको प्रॉपर तरीका से जानता है। लेकिन तब उस समय 30 सितंबर तब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, और अभी उनका चर्चा भी नाम का नहीं हो रहा था। तो उस समय में मुझे ध्यान है कि न्यूज़पेपर में था कि झारखंड के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, यानी कि झारखंड के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर समरेश सिंह का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, साथ में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। यानी कि कलाम को एक तरह से सेकंड में रखा गया था। फर्स्ट में जो थे झारखंड के जो उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर समरेश सिंह थे, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो जब एक्सीडेंट के बाद वो इस बुक में स्टार्ट वहीं से होता है। फर्स्ट चैप्टर है द ड्रीम एंड द मैसेज। उसी में वो ड्रीम में बताते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जब एक्सीडेंट हुआ, मैं बोकारो जा रहा था रांची से, कि एक स्कूल में स्टूडेंट को संबोधित करने के लिए, तो उसमें चॉपर एक्सीडेंट, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो जाता है। तो डॉक्टर उन्हें, यस, वो अपना प्रिस्क्राइब कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद डॉक्टर उन्हें मेडिसिन वगैरह देते हैं कि आप रात में प्रॉपर तरीका से सो। तो बोलते हैं कि 8 आवर्स में सोया। तो उस रात जब मैं सोया तो उसमें एक ड्रीम मैंने देखा। उस ड्रीम में 5 पर्सनालिटी आए। उसमें से कौन थे? महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इंपेरर अशोक, अब्राहम लिंकन और खलीफा उमर। ठीक है, ये पांचों, महात्मा गांधी आप जान रहे हो,
अल्बर्ट आइंस्टाइन जान रहे हो, इंपेरर अशोक जान रहे हो, अब्राहम लिंकन जान रहे हो, और एक खलीफा उमर। शायद आपने खलीफा उमर के बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको जानना चाहिए, बहुत लोग आपने पढ़ा हुआ है। तो उनके बारे में बताते हैं। तो एटलीस्ट आप यदि पूरी बुक को नहीं पढ़ना चाहते हो तो उस चैप्टर को प्लीज प्लीज जरूर पढ़ना। और जो भी ये वीडियो मैं स्पेशल उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूं जो 2022 में एग्जाम फिर से देने हैं, और जो कहीं ना कहीं जो पेपर 1 में 100 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं और कंप्लीट पेपर 2 को कंप्लीट किया, तो यू आर क्लोज टू योर गोल। इफ यू हैव अटेम्प्ट, प्लीज पुश योर सेल्फ। ये उन लोगों के लिए। अब ये मैंने जब 100 लिया है तो मैंने वो कैटेगरी के लिए, फॉर एग्जांपल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन कैंडिडेट। लेकिन यदि आप SC ST से बिलोंग कर रहे हो, SC ST में हो, तो आप 80 प्लस मार्क्स यदि आप ला रहे हो 2021 में, तब भी, या कभी आपने 2020 में भी आपने लाया होगा, या 2019 में किसी टाइम लाया। यदि आप SC ST में हो तो 80 प्लस यदि आप ला रहे थे, और आप जनरल OBC EWS में हो तो 100 प्लस मार्क्स पेपर 1 में आप ला रहे थे। और एनी हाउ कंप्लीटेड का मतलब है कि एनी हाउ आपने कंप्लीट किया, प्रॉपर तरीका से नहीं, लेकिन फिर भी आप 50 नंबर भी लाने का, या 40 मार्क्स लाने के लिए आप एलिजिबल हो, कि अभी तक डिजर्व कर रहे हो कि 40 मार्क्स, तो ये उनके लिए है। ये मैं उन के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं कि आप अपने गोल के एकदम क्लोज हो। आप अगला कमिंग जो भी टाइम बचा हुआ, आप जान रहे हो कि आपका जो एग्जाम है 7 अगस्त, 7 अगस्त 2022 को होना है। अभी से आप अपने को पुश करो, यू कैन डू। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं। यस, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि सबको मैं पर्सनली नहीं जान रहा हूं। कुछ कैंडिडेट हैं जिनसे कम्युनिकेट होती है, कम्युनिकेशन होती है, पर्सनल मैसेजिंग होती है। या कुछ कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल लास्ट हमने मिशन 240 चलाया, तो मिशन 240 में करीब 20 कैंडिडेट्स के आसपास हमसे जुड़े। तो उस 20 को ऑब्वियसली मैं पर्सनली ट्रैक कर रहा था। कुछ लोग प्रॉपर हमें अपडेट कर रहे थे, कुछ लोग उसमें भी नहीं करते हैं। तो जो लोग पर्सनली हमसे जुड़े हुए हो, किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन किए हो, जिन्हें मैं जानता हूं, तो उनके बारे में तो मैं कह सकता हूं। जिनको मैं नहीं जानता हूं, तो आप अपने को यदि लगता है कि हाँ हम इस ब्रैकेट में आते हैं, तो आप कर सकते हो। और उन लोगों के लिए हम एक डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे। यस, दिस इज ट्रू, यू हैव टू पे। देर इज नथिंग सच एज फ्री लंच। यस, कोई भी चीज़ आपको कोई भी फ्री नहीं प्रोवाइड करवा सकता है। यदि फ्री प्रोवाइड करवा सकता है तो उसमें कुछ ना कुछ इनहेरेंट कॉस्ट जरूर होते हैं। मैंने, फॉर एग्जांपल, मैंने 2019 का, 2018 वगैरह में, और ये बहुत सारी चीज़ों को फ्री अभी भी चीज़ों को प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई आप हमसे सपोर्ट मांगते हो तो हर चीज़ के लिए मैं पास है। लेकिन यदि डेडिकेटेड आप जुड़ना चाहते हो तो आपको पे करना पड़ेगा। और ये मैं प्रोग्राम उन लोगों के लिए ही रख रहा हूँ, देखो, जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और जिन्हें मैं जानता हूँ कि यस वो सर्टेन लेवल तक डिजर्व करते हैं और वो क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उन्हें टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। और जिन्हें मैं पर्सनल लेवल पे नहीं जानता हूँ, तो उन्हें जो भी ये होगा, एक टेस्ट मैं लूंगा, क्या डिजर्व कर रहे हो उस अनुसार ही मैं मेंटरशिप प्रोग्राम, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस बार 50 करीब, मैक्सिमम 50 कैंडिडेट्स को लूं जो हमसे जुड़ सकते हैं, जो रेगुलर मेहनत कर सकते हैं। मैं मेंटरशिप ही प्रोवाइड करा सकता हूं। मेहनत एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद करना है। ठीक है, तो आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, हमसे जुड़ने के लिए तैयार हो, तो मैं सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराऊंगा। प्रोवाइड इन द सेंस कि मैं गाइडलाइंस ही प्रोवाइड कराऊंगा, मेहनत आपको साथ साथ करते चलना है। यस, एंड ट्रू, दैट विल बी पेड। यू हैव टू पे ऑन बेसिस ऑफ मंथली पेमेंट आपको करना पड़ेगा जुड़े हुए रहने के लिए, और रेगुलर आप मेहनत करना पड़ेगा। मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और या आप अपने आप से भी पूछो कि जिन लोगों ने, बहुत सारे कैंडिडेट जो नहीं हुए हैं, आइदर कोई 5 नंबर से नहीं हुए होंगे, कोई 10 नंबर से नहीं हुए हैं, या फिर किसी का पेपर 1 अच्छा गया तो पेपर 2 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, या किसी का पेपर 2 अच्छा गया तो पेपर 1 में आप 5 मार्क्स से रह गए हो।
तो आप उन लोगों के लिए है कि आप प्रॉपर तरीका से वर्क करो। इसमें मैं आपको बुक्स के बारे में बताता हूं कि क्या आपको करना है। आप ऑलरेडी जान रहे हो कि ये चीज करना है, लेकिन सेम चीज क्या है, कुछ प्रॉब्लम क्या होता है, अपने आप से ये पूछना है। सबके साथ अपना अपना अलग क्राइटेरिया है, मैं किसी हर को एक कैटेगरी में नहीं रख सकता हूं। लेकिन कुछ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 5-10 मेंटर से जुड़े हुए रहते हैं, फॉलो प्रॉपर किसी से नहीं करते हैं। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं कि डोंट टेक एज योर सेल्फ। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, कौन से कैंडिडेट हैं, तो आप लोग में से जो हो उनको ये बात पता होगा कि 5 to 10 मेंटर्स से जुड़े हुए रहते हैं। जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जहां भी देखते हैं थोड़ा टिप्स यहां से लिए थोड़ा से, लेकिन प्रॉपर तरीका से किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट में जो खुद बहुत अच्छे हैं, मान के चलो वो सिविल सर्विसेज का मेंस दे चुके हैं या कुछ, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल कुछ लोग जो हैं हवा में सिर्फ तैरते रहते हैं, प्रॉपर किसी को फॉलो नहीं किया। कुछ ये कैंडिडेट होते हैं कि जो मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फियर फैक्टर होता है कि टेस्ट नहीं लिखना चाहते हैं। टेस्ट नहीं लिखना चाहते हैं, इसके दो कारण होते हैं। एक तो कुछ लोग हैं कि सपोज पेड है तो वो पे नहीं करना चाहते हैं कि आज के डेट में इंटरनेट के ज़माने में मैं पे क्यों करूं, इंटरनेट का बिल पे कर रहा हूं यही कम है। तो कुछ लोग हैं जो पे नहीं करना चाहते हैं। अब पे नहीं करना चाहते हैं उसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक के पास जेन्यून प्रॉब्लम होता है, मान के चलो कि यस हमारे पास रियल में प्रॉब्लम है, हम पैसे फाइनेंशियली पे नहीं कर सकते हैं, तो वो कुछ लोग हैं कि होते हुए भी नहीं पे करते हैं। कुछ लोग का फियर होता है कि टेस्ट में अभी तो तैयारी नहीं हुई है, तो अभी हम टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और तैयारी किसी का भी लास्ट तक उनको नहीं कॉन्फिडेंस होता है, एग्जाम के 3 दिन पहले तक भी उन्हें ये नहीं लगता है कि हम एग्जाम के लायक, टेस्ट देने के लायक प्रॉपर तरीका से प्रिपेयर हुए हैं, तो वो कभी टेस्ट दे ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एक फियर फैक्टर के कारण जो होता है कि वो टेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो वो इधर पैसे के प्रॉब्लम होता है या फिर उनको ये लगता है कि फ्री है तो इस जमाने में हम क्यों पे करें, क्यों बेवकूफ़ी मोल लेना है। कुछ वो कैंडिडेट होते हैं कि जो कि जिनमें मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए रहता है कि फॉर एग्जांपल कहीं मोटिवेशनल वीडियो देखे या किसी से बात किए, किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट से उनका कम्युनिकेशन हुआ, किसी मेंटोर से पर्सनली बात हुआ या कोई ऐसा चीज़, तो 10 दिन तक के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, उनको अच्छा लगता है, फिर उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या मैं असिस्टेंट कमांडेंट के साथ बैंक पीओ भी भरना स्टार्ट कर दूं, मैं मास्टर्स किए हुए हूं तो क्या जेआरएफ का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, या फिर अभी गैंगमैन का निकला है रेलवे में, या टीसी का निकला है तो क्या मैं उसको भी भर दूं। एसएससी सीजीएल भी तो बुरा जॉब नहीं है, तो मैं उसको भी भर देता हूं, या फिर मैं इंजीनियरिंग किए हुए हूं तो क्या प्राइवेट सेक्टर में भी देखूं। तो कुछ ये भी कैंडिडेट में से आते हैं कि उनका जो होता है वो डेविएट होते रहते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि मेरी उम्र 22 साल हो गई है। कुछ ऐसे लोग सोचते हैं कि 22 साल हो गई है, अब मैं, घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं दूसरे जॉब के लिए ये करूं। तो हर की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। आप देखो कि किस ढंग से आप चीज़ों को किए हुए। कुछ जेन्यून कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने होल ईयर प्रिपरेशन किया, मैं जानता हूं ऐसे कैंडिडेट को जो फुल टाइम होल ईयर उन्होंने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है किसी का साइंस पुअर हो, किसी का मैथ पुअर हो सकता है, किसी का इंग्लिश पुअर हो सकता है। यस, उन्होंने मेहनत किया, मैं जान रहा हूं डेडिकेटेड रूप से उन्होंने मेहनत किया, लेकिन यदि उनका कोई पोर्शन वीक है, अब उस वीक पोर्शन को वो प्रॉपर तरीका से आगे आकर के सही नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आइदर लैक ऑफ डिटर्मिनेशन या व्हाटसोएवर। तो यदि आपका कोई भी पोर्शन वीक है, कोई भी पोर्शन वीक है, तो आप उससे डरना नहीं है, डर के आगे उसको सोल्व करना है। ठीक है, तुम जो रिपीटर्स थे हैं, रिपीटर हैं जिनका अटेम्प्ट 2022 में बच रहा है, जिनका नहीं अब अटेम्प्ट है, तो आप दूसरे एग्जाम को जो भी आपको लगता है इसके जो फर्स्ट इसको प्रेफरेंस दे रहे थे कि यह हमें सीएपीएफ चाहिए, तो उस सीएपीएफ के अलावे आपको जो लगता है कि यस हमारा सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस और जो जॉब, तो आप प्रिपरेशन उसमें से करें। सबसे पहला आपको अभी क्या करना है, एनसीईआरटी। मैं बुक का सब्जेक्ट वाइज बुक का नेम आगे स्लाइड में आपको बता रहा हूं।
जो सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीका से घोल करके पी जाओ, जो कहते हैं ना कि इसको लाइन वाइज रट्टाफिकेशन कर लो। एनसीईआरटी से एटलीस्ट मैं खुद आज भी ये समझता हूं कि आई एम सॉरी समटाइम कि इतने टाइम पढ़ने के बाद भी एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो समटाइम एग्जाम में या फिर समटाइम वो गलत हो जाते हैं। मैं खुद ये समझता हूं, मैं खुद यही चीज को फील करता हूं। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एनसीईआरटी के पावर को कभी भी आप कम ना करें, खास करके ये जो आपका सीडीएस का एग्जाम है और जो आपका सीएपीएफ का एग्जाम है, इसमें तो एनसीईआरटी प्रॉपर तरीका से रामबाण है। एनसीईआरटी को आप प्रॉपर तरीका से कमांड करो, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 10, 15, 20 टाइम्स, जितनी बार हो सके उस चीज को करो। पहली एनसीईआरटी प्रॉपर तरीका से करो। एनसीईआरटी से पे कमांड हो जा रहा है तो एक्स्ट्रा एक बेसिक बुक हर सब्जेक्ट का, वन बेसिक बुक। मैं बुक अधिक नहीं कहूंगा, कुछ बुक जैसे हमने इसेंशियल में दिया, तो इसेंशियल आपको हर हाल में पढ़ना है। इसेंशियल के बाद यदि टाइम परमिट करता है तो मैं ये बोल रहा हूं कि यदि इसेंशियल आपको एकदम हर हाल में पढ़ना, इसेंशियल के बाद आपको परमिट करता है टाइम, तो आप एक ये बेसिक बुक पढ़ो। उसके बाद कुछ सब्सिडरी बुक्स हैं तो सब्सिडरी बुक्स पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, ये आपको हर हाल में करना है। जब आप एनसीईआरटी बेसिक्स ये हो गया, फिर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का आप क्या है, कोई भी न्यूज़पेपर, मैं किसी पार्टिकुलर न्यूज़पेपर के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन यस, यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी मीडियम का डेली एडिटोरियल पढ़ो, डेली एडिटोरियल पढ़ो। और इंग्लिश मीडियम का आप वीक में 2 डेज, ठीक है, ट्वाइस अ वीक, ठीक है, ट्वाइस अ वीक, एक वीक में 2 बार आप कम से कम उसको 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन लो। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल वाला चीज को पढ़ो। एडिटोरियल पढ़ो, फ्रंट पेज पे देखो, फ्रंट पेज और एडिटोरियल, और बीच बीच में कुछ स्पेशल है तो बस ओवरव्यू ले लो, डिटेल सारी चीज को नहीं। मैं ऑलरेडी न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में चीजों को बताया हुआ हूँ, तो आप न्यूज़पेपर को ये पढ़ो। उसके बाद जो है, रेगुलरिटी हमेशा मेंटेन रखो। फॉर एग्जांपल आपका 7 अगस्त को है, 7 अगस्त 2022 को आपका 2022 को एग्जाम है, तो रेगुलरिटी मेंटेन रखो। यस, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूअस अभी से मेंटेन रखोगे, हमेशा 12 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन मिनिमम 6 आवर्स तो पढ़ो। 6 घंटे आप डेली पढ़ो। अभी जब आपका 3-4 महीने रहता है तो उसको फिर है, आप उसको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे उसको कर सकते हो, लेकिन अभी से 6 आवर्स मैक्सिमम दो। आप यदि कोई कोर्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो, तो ये रिपीटर में नहीं आओगे। एक तरह से जो आपके मेनली ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन सपोज कर रहे थे या कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे थे, तो आप उसको करते रहो, लेकिन 6 आवर्स एटलीस्ट इसमें से ये दो। टेस्ट हर हाल में लिखो, चाहे आप जिस भी अवस्था में हो, टेस्ट जरूर लिखो। और यदि कोई फ्री टेस्ट करवा रहा है तो आप मैं भी फ्री कुछ टेस्ट को प्रोवाइड किया हूं, कुछ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्होंने भी मैसेज किया कि यस सर, जो उससे फायदा हुआ, तो मैं खुद आपको कुछ टेस्ट फ्री में भी प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन यदि कुछ पैसे लगते हैं, 1000, 2000, 5000 लगते हैं, यदि आप पे कर सकते हो तो प्लीज करो। आप इस चीज का नहीं देखो कि अच्छा 2 टेस्ट ये फ्री दे रहा है, 2 टेस्ट वो फ्री दे रहा है। ये कुछ पैसे यदि मिनिमम लग रहे हैं तो आप उसको पे करना चाहिए। पेपर 2 में फीडबैक प्रॉपर तरीका से लो। ये जो आप लोग बोलते हो ना कि हमने तो पेपर पूरा कर लिया, और मैं हम बार बार यही बोलता हूं कि पूरा करने पर, पेपर पूरा करने पर भी 200 में से 20 नंबर भी मिलते हैं, 30 नंबर भी मिलते हैं, 40 नंबर भी मिलते हैं, और उसी में 110 नंबर भी मिलते हैं। तो ये चीज बोलोगे कि पेपर हमने पूरा कर लिया, पेपर पूरा करना आपकी गारंटी नहीं है। पेपर पूरा करने के बाद भी 3 मार्क्स भी मिल सकता है आपको, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को देखा है कि पेपर 2 पूरा करने के बाद, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से इस एग्जाम में मेरे कभी चूंकि 2 बार मैंने दिया, दोनों बार क्वालिफाई था, ठीक है, लेकिन और एग्जाम में मैंने देखा है कि मेरे भी यूपीएससी के जो पेपर खराब हमारा था, हमने उसमें प्रॉपर तरीका से प्रिपरेशन नहीं करा था, पेपर को बहुत सारा चीज लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं देते। आप गार्बेज लिखोगे तो नहीं देंगे वो मार्क्स, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन करो, आईएएस के टॉपर 52% में अब फर्स्ट रैंक आ जाते हैं, 52, 53, 54
व्हाट्सोएवर ये में 45% ला रहे हो, आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो जाता है। और वही सीबीएसई में 99% लाने के बाद भी कुछ लोग पछाड़ खा करके रोने लगते हैं कि 1% कम कैसे हो गया। तो जो लोग 99% ला रहे हैं उनको 45% लाने में आफत पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि ये एकेडमिक एग्जाम है कि जो भी लिखोगे मार्क्स दे देंगे। यहाँ जो प्रॉपर तरीका से लिखोगे उसी का मार्क्स मिलेगा। पेपर पूरा कर लिया और ये जो भी बताते हो ना कि हमारा 150 आ रहा था, 160 आ रहा था और पेपर वन में, और उसके पेपर टू भी कंप्लीट कर दिया और रिजल्ट नहीं हुआ, ये मैं जानता हूं। ठीक है, मैं जिन स्टूडेंट्स को गाइड किया हूं ये उनके बारे में बता सकता हूं। मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस जो भी, तो ऐसा नहीं है कि आप 150 ले आए और उसके बाद पेपर टू को कंप्लीट आप किए। तो कभी मैं यही पूछ रहा हूं किसी प्रॉपर तरीका से जो मेंटोर, आइदर वो सेलेक्टेड मेंटोर हैं, खुद के सेलेक्ट हुए हैं, या फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को गाइड किए हैं, या फिर जो आपके सीनियर हैं जिन्होंने खुद एग्जाम को क्वालिफाई किया, क्या आप उनसे फीडबैक कभी लिया कि आप कितने डिजर्व करते हो? सिर्फ पेपर कंप्लीट करना कोई वो नहीं है। और सिर्फ बहुत बार ये होता है कि यही कैंडिडेट जो आ, मैंने जब इनिशियली बोला था कि कट ऑफ जो है जनरल कैंडिडेट का 126 से लेकर के 132 तक जाएगा, ये यही कुछ कैंडिडेट आप लोग में से ही थे। कुछ लोग उछल करके बोले कि इतना ज्यादा नहीं जाएगा, आप हवा में बात कर रहे हो। और यही कैंडिडेट कह रहे हैं कि मैं 140 ले आया हूं, 150 ले आया हूं और सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा रिटन में पीडीएफ में, उस पीडीएफ में नेम नहीं है। यही कैंडिडेट जो मुझे कह रहे थे कि हवा में बात कर रहे हो, इतना कभी जा ही नहीं सकता है, और वही कह रहे हैं आज। तो मैं उस समय भी उनके ऊपर उतना ध्यान, क्योंकि मैं जिन कैंडिडेट्स को, जिन करीब 50 कैंडिडेट्स का कॉपी चेक किया हूं, पेपर टू का भी, पेपर वन का भी, या जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेस्ट लिखे उसका हमें रिजल्ट हमारे पास भेजे, मैं उनके आधार पर कर रहा हूं। और उन कैंडिडेट्स के आधार पर कर रहा हूं कि जो ऐसे हैं कैंडिडेट जो 2000 कुछ कैंडिडेट 19 में भी रिटन क्वालिफाई हुए और इंटरव्यू दिए। कुछ ऐसे हैं जो ये लास्ट 3 इयर्स का हम ले, तो इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इन 3 इयर्स में से 2 इयर्स क्वालिफाई हुए। तो मैं उनकी बात को मानूं या फिर उन कैंडिडेट को जो हवा में बात कर रहे हैं? ठीक है, डोंट टेक कि मैं एक तरह से रूथलेस तरीके से आपको डांट नहीं रहा हूं। दिस इज ट्रूथ, आपको ट्रूथ फेस करना होगा। ठीक है, हवा में बात करने से काम नहीं चलता है। यूपीएससी में आप जो पुट करोगे, और जस्ट इमेजिन करो, पेपर वन में तो कोई बायसनेस नहीं होता है। ठीक है, और पेपर टू में भी मैं जो समझता हूं वो बायसनेस नहीं होता। यदि आप लिखो, मैं खुद उस इलाहाबाद में मैं टीचिंग कर चुका हूं, ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारे कैंडिडेट्स को पढ़ाया हूं। हिंदी में माध्यम में के हैं और हिंदी 4 लाइन सही से नहीं लिख पाते हैं, तो आप कंटेंट का आपका मार्क्स मिलता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके एन नंबर रहेंगे। ठीक है, चीन लिखना है तो चीन जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कभी चीन इस ढंग से लिखेंगे, इंडिया दिया हुआ है तो इंडिया कभी इस ढंग से लिखेंगे, कभी इस ढंग से लिखेंगे। तो आप इंडिया इंडिया ये भी कैंडिडेट को जो चीज क्वेश्चन पेपर में उन्होंने दे रखा है उसके बाद भी वो गलत लिख रहे हैं, और फिर भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि 20 में हमें 18 मिल जाए। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, मुझे मेरे से कुछ कुछ मैसेज करते हैं, मैं फर्स्ट रैंक आना चाहता हूं, स्ट्रेटजी क्या बताओ, और यदि टेस्ट लिखो तो 30 नंबर भी नहीं ला पाते हैं पेपर टू में। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट हर टाइप के मिलते हैं। कुछ ऐसे कि ऐसे में क्या मैं हिंदी मीडियम से हूं सर, मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है, क्या मैं ऐसे में 80 में से 70 ला सकता हूं? मैं बोलता हूं कि यस, 80 में से 80 भी ला सकते हो, लेकिन आज तक न मैं किसी पर्सनल कैंडिडेट को, किसी को नहीं जानता हूं कि ऐसा लाया हो है, और शायद यूपीएससी कभी भी 80 में से 70 नहीं देगी आप इतने। और यदि 80 में से 70 आप लाने का क्षमता रख रहे हो तो आप इंग्लिश भी उतना पढ़ सकते हो। तो आप जो भी हवा में बातें करते हो, फिर उसके बाद वही कैंडिडेट होते हैं जो मेरे 150 आए। यदि कोई जेन्युइन कैंडिडेट है, सॉरी फॉर दैट, मैं किसी को ये नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं उसके आधार पे बोल रहा हूं। तो आप एनसीईआरटी बेसिक्स को क्लियर करो, एक बुक जो भी है, बेसिक बुक है, जो कोर बुक है उसको क्लियर करो, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल प्रॉपर तरीका से करो। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स का आप एक मैगजीन लो, कोई भी मैगजीन। मैं किसी भी मैगजीन को प्रॉपर तरीका से नहीं बोल रहा हूं कि आप इसी को लो, मेरा किसी से अटैचमेंट उस ढंग का नहीं है, लेकिन कोई भी मैगजीन लो, एक रेपुटेड मैगजीन। अब
नाम की बात है तो ठीक है, मैं ये कहूंगा प्रतियोगिता दर्पण आप ले सकते हो, आप क्रॉनिकल ले सकते हो, ठीक है। कोई विजन का पढ़ रहे हो तो आप विजन का ले सकते हो, कोई भी इंसाइट्स का पढ़ रहे हो तो इंसाइट्स का लो, ठीक है। कुछ में अब देखो, कुछ में जो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉनिकल है, विजन है, तो इसके हिंदी में, या हिंदी में है तो दृष्टि आप ले सकते हो। अब इंसाइट्स ऑन इंडिया तो उसका हिंदी में मान के चलो कि प्रॉपर नहीं आ रहा, तो प्रतियोगिता दर्पण आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है। क्रॉनिकल जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों का है, विजन का है हिंदी और इंग्लिश दोनों का है, फिर ठीक है दृष्टि है हिंदी प्रॉपर तरीका से, ये आपका। तो जो एक मैगजीन है उसको रेगुलर न्यूज़पेपर, एक साल का जो है 365 न्यूज़पेपर को एक साथ प्रॉपर रख के उसको रिवीजन नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपके 12 मैगजीन है उसको तो आप कर सकते हो, 12 जो मंथली आपका पत्रिका है, जो मासिक है, उसको कर सकते हो। तो एक कोई भी मैगजीन को पढ़ो प्रॉपर तरीका से डिटेल में, और टेस्ट अपने लिखते रहो। फिर ये क्या है, एक और चीज, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर में 10 इयर्स का आपका 3 एग्जाम का उस पर कमांड रखो। आपका सीएपीएफ, सीएपीएफ का 10 इयर्स, सिविल सर्विसेज आईएएस का 10 इयर्स, और सीडीएस का 5 इयर्स। सीडीएस का 5 इयर्स में इस वजह से कर रहा हूं कि इसमें ईयर में 2 टाइम्स होता है, तो यानी 30 सेट्स आपके पास यहां हो गए। इस 30 सेट्स को रट्टा लगा लो, रट्टा लगा लो, और इससे मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि यदि ये आप इन तीनों एग्जाम का, सीएपीएफ का 10 इयर्स का, सिविल सर्विसेज का 10 इयर्स का, सीडीएस का 5 इयर्स का, यानी 10 सेट्स, 30 सेट्स कर दोगे, जिस भी आप अवस्था में हो, 20 मार्क्स आपके हर हाल में बढ़ेंगे यदि आपको इसको रट्टा लगा लिए हुए हो तो। 20 मार्क्स कम से कम बढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आप हर में किसी भी एग्जाम में, जस्ट इमेजिन करो कि यूपीएससी का पेपर जो एसएससी का नहीं है। अभी आप देखो 2020 का जो भी सिविल सर्विसेज का कट ऑफ आ चुका है, क्या है, 92, जनरल कैंडिडेट का 46%। तो 2021 का देखो, अभी जो भी कट ऑफ जितने भी प्रॉपर ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट ने निकाला है, कट ऑफ कितने हैं जनरल कैंडिडेट का, 90 से बिलो, कुछ लोग भी बता रहे हैं, लेकिन 90 एक तरह से बेंचमार्क। 45 क्वेश्चन, 90, यानी कि आप इसमें से बोल रहे हो, ये 90 का मतलब 45% मार्क्स हो रहा है, ठीक है। और पेपर 2 जो है, पेपर 2 में 67 यानी 33.33% मार्क्स लाना है, 1/3 मार्क्स लाना है, यानी 67 मार्क्स आपको लाना, 67 मार्क्स लाना है पेपर 2 में। और उसमें भी आफत पड़े हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि पेपर 1 में तो क्वालिफाई हो गए, कट ऑफ 92 प्लस ले आए, लेकिन पेपर 1 में, पेपर 2 में 67 मार्क्स भी नहीं ले पाए। हमारा पार्टिकुलर कैंडिडेट 2019 का सीएपीएफ का इंटरव्यू दिए, पेपर 1 में सिविल्स में क्वालिफाई हो गए, पेपर 2 में 49 मार्क्स लाए, 53 मार्क्स लाए, ऐसे कैंडिडेट को मैंने देखा। तो आप ये समझते हो कि हमने तो पेपर कंप्लीट कर दिया, तो लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप ये करो 10 इयर्स का, इनको करो अभी से, कोई छोड़ दो। अब तक जो हुआ, मैं जान रहा हूं कि आप चीजों को कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल, क्योंकि मैंने खुद आप लोगों से ज्यादा फेलियर मैंने देखा हुआ है। यस, मैं सिलेक्टेड भी हूं और कई चीजों में मैं क्वालिफाई भी किया हूं, ठीक है, लेकिन मैं बहुत फेलियर भी देखा हूं। यस, इंस्पाइट ऑफ, मैं खुद ये मैं कुछ चीजों को जो आपको बता रहा हूं, मैं खुद ही, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम पढ़ने को नहीं मिलता, आप लोग को गाइडेंस ये जो भी करता हूं, जो क्वेश्चन मैं बनाता हूं, उसमें से ही चीजों को करता हूं। लास्ट देखा जाए 4-5 इयर्स में 7 टाइम्स स्टेट पीसीएस का प्री क्वालिफाई किया हुआ हूं, ठीक है। बहुत बार मैं मेंस देता ही नहीं हूं, मेरे इंटरेस्ट नहीं होती है, या फिर कभी ये जस्ट मजाक में गया, मेंस में अपियर हुआ, कभी मेंस में पीटी 7 टाइम्स कंफर्टेबली क्वालिफाई किया स्टेट पीसीएस का, ठीक है। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में 2 स्टेट का मिला करके, यूपी और बिहार में इसी का देता हूं जा करके। इस वजह से भी मैं देता हूं कि यस, मैं यदि स्टूडेंट्स को कुछ कह रहा हूं तो मैं एटलीस्ट जस्ट स्पेशल मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं जा रहा हूं, क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूं। यदि मैं नॉर्मल में कर रहा हूं
तभी मैं स्टूडेंट को कुछ चीजों को बोल सकता हूँ कि यस ये स्ट्रेटजी अपनाने से, तो मेरे पास इतनी टाइम नहीं होते हैं कि मैं अपना पढ़ूं, लेकिन मैं जो आप लोग के लिए क्वेश्चन सेट करता हूँ, बहुत सारे जो आप लोग के डाउट्स होते हैं उसको सोल्व करता हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मेंस में भी मैं प्रिपरेशन कभी नहीं करता हूँ, लेकिन समटाइम यस कभी 5 मार्क्स कभी बेस्ट रहा है कि 1 मार्क्स से मैंने बीपीएससी का मेंस मिस किया, तो कभी 1 मार्क 5 मार्क 10 मार्क 20 मार्क्स ये से ये होता, तो क्या है कि नहीं भी प्रिपरेशन प्रॉपर करके जाता हूं तो उस लेवल तक, इस वजह से अब यही यही होती है कि रिजल्ट होने और ये में थोड़ा सा पुश करो, जैसे मैं 1 महीने सब चीज छोड़ करके बैठ करके पुश करूं अपने आप को, तो आराम से ये हो सकता है। किसी के लिए भी है जो कैंडिडेट लेवल तक पहुंचे हुए हो, ठीक है, मैंने जेआरएफ दिया, नेट 2 टाइम्स क्वालिफाई हूं, जेआरएफ क्वालिफाई हूं इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, तो क्या है मैंने बहुत ज्यादा उस पर पुश नहीं किया, यस थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर है, थोड़ा सा लक भी काम किया, हो गया वो करके, तो लक तब काम करता है, फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। तो आप जो क्लोज में हो पुश करो, वो मत सोचो कि पास्ट में क्या हुआ है। जो एक मैंने ये बनाया है कनेक्ट द डॉट्स जो वीडियो है उसको आप देखना जरूर, ठीक है, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, कनेक्ट द डॉट्स के बारे में जो मैंने बनाया है, उस चीज को आप देखना, उससे भी आपको फायदा होगा। किसी चीज को कनेक्ट द डॉट हम कर सकते हैं पास्ट में जा करके, ठीक है, फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चंस को देखोगे आप, किसी भी पेपर को उठा करके देखो तो उसमें से सम टाइम लगेगा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ टाइम उसमें से कुछ लिंक दिया हुआ रहता है, कुछ चीजों को दिया हुआ रहता है। इस बार का आप सिविल सर्विसेज का पेपर देखना, एक काम आप करो, सिविल सर्विसेज का जो अभी एग्जाम हुआ है 10th को, ठीक है, 10th को जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ उसका जो पेपर 2 देखना, पेपर 2 उसमें से कुछ क्वेश्चन को देखना, और अभी कुछ दिन पहले जो ईपीएफओ का एग्जाम हुआ, ईपीएफओ का एग्जाम में जो मैथ वाले पार्ट थे उसमें से यदि उसको जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया या जिसने एग्जाम नहीं दिया लेकिन फिर भी ईपीएफओ के मैथ का पेपर को सोल्व किया, तो वो सीएपीएफ सॉरी वो सिविल सर्विसेज के पेपर 2 में मिनिमम 2 क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकता था। 2 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 5, क्योंकि सेम क्वेश्चन एक तरह से एक में बस थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन किए, लेकिन कंसेप्ट एक एटलीस्ट एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन का तो मुझे श्योर ध्यान है, शायद 1 3 ऐसा होगा, लेकिन 2 का मैं 100% कह सकता हूं कि 2 क्वेश्चन एकदम वही पैटर्न पे दिया हुआ था। तो फॉर एग्जाम्पल जिसने ईपीएफओ को जस्ट जो 5 सितंबर को हुआ, यदि उस कैंडिडेट ने सोल्व किया होता तो 5 नंबर तो यहां आपका गारंटेड बन गया हुआ होता। अब यदि वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया तो मिस्टेक आपकी थी कि यूपीएससी ने तो एक तरह से दे दिया था, अभी हाल में ही आपको दिया था और सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 2014 और 15 की बात बता रहा हूं, बुद्धा से संबंधित, बुद्ध के लाइफ से संबंधित सिविल सर्विसेज 2014 में जो क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन सहित ABCD और 1 2 3 4 सहित सेम उठा करके 2015 में पूछ दिया था। यदि आपने 2014 का किया हुआ होता तो 2 नंबर तो आपका गारंटी बन गया हुआ होता। तो ये चीज को प्रॉपर तरीका से करो। मैं आगे बुक का लिस्ट दे रहा हूं, और मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने बताया कि मैं संडे को उसका डिटेल आपको बताऊंगा, और यस दैट विल बी पेड। और मैंने बोला मैं मैक्सिमम 50 कैंडिडेट्स को ले सकता हूं, क्योंकि मैं उन्हीं कैंडिडेट को लूं प्रॉपर तरीका से। देखो जो मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ ओपन में जो बनाता हूँ तो वो सबके लिए है, आप जितने देखो मुझे खुशी होगी, अधिक से अधिक लोग देखते हैं। लेकिन मेंटोरशिप प्रोग्राम मैं पे यदि स्टूडेंट से पे करने के लिए बोल रहा हूँ तो मैं उनको प्रॉपर तरीका से गाइडेंस कर सकूं। तो जो कैंडिडेट मेरे से लास्ट टाइम जुड़े हुए थे और मुझे लगता है कि वो क्लोज हैं, तो यस उन्हें कम चार्ज पे करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट अभी हमसे जुड़े हुए नहीं हो डायरेक्ट रूप से, तो उनको मैं तभी लूंगा जब टेस्ट में परफॉर्मेंस देख करके, टेस्ट में परफॉर्मेंस टेस्ट वो होगा, पेपर 1 का भी होगा, पेपर 2 का भी होगा, और इंटरव्यू भी मैं फेस टू फेस लूंगा, तभी मैं उनको, और जिस अनुसार आप परफॉर्म करोगे उसके अनुसार, परफॉर्म अच्छा करोगे मैं आपसे कम चार्ज लूंगा, परफॉर्म खराब करोगे और डेडिकेशन यदि है तो आपको ज्यादा चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 50 कैंडिडेट्स, और मैं ये चाहूंगा 50 में से ऑल 50 जो है वो क्वालिफाई करें, क्योंकि जीरो से आप वहां तक पहुंच सकते हो,
लेकिन जीरो से पहुंचने में टाइम लगता है। लेकिन जो ऑलरेडी यहां तक है तो मैं जान रहा हूं कि उनके अंदर पोटेंशियल है, वो क्लोज में है, तो 50 में से मैं 50 को करवा सकता हूं। ठीक है, तो आप जो भी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, डिटेल में संडे को बताऊंगा। और ये बुक्स है हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो एक मैंडेटरी रखा है, मैंने एक ऑप्शनल रखा है। मैंडेटरी में है एनसीईआरटी का जो क्लास 12 है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, 3, टोटल 15 चैप्टर। इसमें पार्ट 1 में 4 चैप्टर, 4 चैप्टर, पार्ट 2 में 5 चैप्टर और पार्ट 3 में 6 चैप्टर। तो इसमें से आपके क्या है कि ये 3 बुक है, 15 चैप्टर। इसको क्या है, इसको आप 10 बार पढ़ो, कम से कम 10 बार पढ़ो। ज्यादा से ज्यादा आप 20 बार भी पढ़ सकते हो, लेकिन 10 टाइम्स तो मिनिमम आप इसको पढ़ो। फिर है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये जो क्लास 11th का है, फॉर आर्ट एंड कल्चर, इसको भी 20-30 बार पढ़ो। ठीक है, तो हिस्ट्री में ये मैंडेटरी है आपको। उसके बाद ऑप्शनल, ऑप्शनल इन द सेंस कि आप पढ़ सकते हो, छोड़ भी सकते हो। स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी ओल्ड बिपिन चंद्रा का आप पढ़ सकते हो, मेडाइवल इंडिया ओल्ड बाय सतीश चंद्रा एंड एंशिएंट इंडिया ओल्ड बाय आर एस शर्मा। ये ऑप्शनल में मैं कह रहा हूं, इसको मैंडेटरी नहीं है। यदि आप पढ़ोगे तो मुझे खुशी होगी और आपको भी मजा आएगा, पेपर 2 में भी आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये इसको आप जितनी बार पढ़ो, 20-30 बार पढ़ो। ठीक है, हिस्ट्री का ये हो गया। पॉलिटी, पॉलिटी सिर्फ और सिर्फ आप लक्ष्मीकांत चाहो तो पढ़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत। लेकिन यदि अभी हाल का क्वेश्चन देखते हो, सिविल सर्विसेज में भी ये चीजें किए हैं कि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इसको आप पढ़ो, और पॉलिटिकल थ्योरी आपको पेपर 2 में काम आएगा। पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर 1 में आपको बहुत अधिक काम नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन में हो सकता है हेल्प जरूर मिल जाए, 1 2 3 4 टाइप का दिया हुआ रहता है उसमें। लेकिन आप इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये हर हाल में पढ़ो, एनसीईआरटी वाला जो 11th का। और फिर ये वाला ऑप्शनल है, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये आप पेपर 2 में हेल्पफुल होगा। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये ऑप्शनल है, आप ये पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं तो अदरवाइज मैं इसके लिए नहीं कहूंगा। ठीक है, तो ये पॉलिटी में है, लेकिन ये दोनों को ये मस्ट है, और इसको भी मैं कहूंगा जरूर पढ़ो, आज के डेट में क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, साइंस, साइंस में आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, क्लास 7, 8, 9, 10, ये एनसीईआरटी ये वाला प्रॉपर तरीका से पढ़ो। और एनसीईआरटी का बायोलॉजी का जो क्लास 12th का है, यूनिट 8, 9, 10, ये आपका काम आएगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। ठीक है, और अदर पार्ट्स ऑफ साइंस जो आपका मेडिसिन वगैरह ये सब है, ये आपको, तो ये वाला पोर्शन यहां तक जो है ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। या फिर और लुसेंट का जीके जो है साइंस का पोर्शन आप पढ़ सकते हो। अब ये पूरे आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ लुसेंट का एक जनरल साइंस का, प्योर साइंस का ही आता है, उसको सिर्फ पढ़ो, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एनसीईआरटी पर मैं इस वजह से कहता हूं कि एनसीईआरटी में क्या होता है ना, कुछ चीजें मैप में दिया हुआ रहता है, कुछ स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ रहता है। तो मैप में किसी चीज को, अच्छा ये रिवर, इस बार भी आप सिविल सर्विसेज किसी एक पेपर को एनालाइज करके देखो जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, बहुत सारा क्वेश्चन कुछ मैप से आपको मिलेगा, कुछ ये इधर से मिलेगा, कुछ स्टोरी के फॉर्म में दिया रहेगा। तो मैं ये कहूंगा कि इसको आप फॉलो करो, लेकिन जिसको नहीं इनको फॉलो करना है तो सिर्फ और सिर्फ इसको आप फॉलो कर सकते हो। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट में है, क्लास 11th का ज्योग्राफी जो है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड क्लास 12th का जो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड मैप एंड एटलस, ये आपका मैंडेटरी है। अब ये देखो, यदि जो बिगिनर हैं तो वो क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। बिगिनर इन द सेंस ना, कि बिगिनर का मतलब हम ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफी आपका यदि तंग है जिसमें हाथ, कि ज्योग्राफी आपका सही नहीं है, ज्योग्राफी आपका प्रॉपर कमांड नहीं है, तो आप 6 क्लास से कर सकते हो। अब जो है मिनरल्स वगैरह के लिए आप करेंट वाला देख लो, लुसेंट वगैरह का देख सकते हो, या करेंट का, क्योंकि इससे पूछा जाता है। और उसके बाद ई कंप्लीट करने के बाद आप चाहो तो इंग्लिश मीडियम वाले जीसी लियोंग भी पढ़ सकते हो, और हिंदी मीडियम वाले महेश बर्नवाल को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक जो है क्लास 9th का, 9th क्लास से ही इकोनॉमिक्स सेपरेट स्टार्ट होता है। तो 9th का, 10th का जो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 10th का है, तो ये जो है एक एक दिन में समाप्त होने वाला है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th का, और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास
12 एनसीईआरटी और फिर जो आपका है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी, ये आपका जो है ये मैंडेटरी है, आपको इसको सबको पढ़ना है। तो देखो बुक लगेगा कि कई दिया हुआ है, लेकिन सब तो एक एक दो दो दिन में खत्म होने वाला है ना। और लूसेंट का जो है जीके इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन, आप इसको इसको कंप्लीट करने के बाद ही इसको पढ़ो। फिर आपका जो भी है इसमें स्कीम्स वगैरह थोड़े पूछे जाते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो ये इंडियन इकोनॉमी का हुआ। मैथ एंड एप्टीट्यूड का जो है वो एनी बुक ऑफ जनरल मैथ, कोई भी जनरल मैथ ले लो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और प्रीवियस ईयर पेपर इसमें करो, सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज। सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज का 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर यदि आप कर लेते हो तो मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अभी जैसे देखो 2019 तक देखो फिक्स 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एप्टीट्यूड और मैथ में, लेकिन 2020 में देखो तो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2021 में देखो तो 16 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन अब क्या किए ना कि साइंस में कुछ न्यूमेरिकल, इसका जो है इससे मैथ थोड़ा कम कर दिए हैं, जो एग्जैक्ट मैथ और एप्टीट्यूड वाला था, और साइंस के कुछ मैथ और एप्टीट्यूड उसमें से साइंस वाले जो न्यूमेरिकल ऐड कर दिए हैं। तो इसमें से जो आप सीएपीएफ का 10 इयर्स और सिविल सर्विसेज का जो पेपर 2 है सीसेट जिसको बोल रहे हो आप, तो उसका यदि 10 इयर्स का कर लोगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मैं आपको अश्योर करूंगा। पेपर 2 में जो है रे एंड मार्टिन का हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। और ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, ये स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन का है, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए, तो इसमें हिंदी मीडियम वाले के लिए दो विकल्प है, इसमें शायद पता नहीं एग्जैक्ट मैं ध्यान नहीं दिया हूँ इसमें, लेकिन मेरे पास जो बुक है मेरे सर इनके स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मैं जिस सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ तो वो इन सर का स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उनसे मैंने एक बुक के बारे में बोला था, तो इन्होंने ये दिया था, तो वो हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप इसको हिंदी मीडियम वाला कर सकते हो, इसमें भी ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके दिए हुए हैं। और रे एंड मार्टिन आप ले सकते हो, रे एंड मार्टिन दोनों में आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो मैं कहूंगा कि प्रीफर आप इसको करो, तो इन दोनों में से आप कोई एक को प्रीफर कर लो, ठीक है। तो ये आपके सारे बुक्स वगैरह हैं। आई होप कि मैं चीजों को क्लियर कर पाया हूं, कि आप कभी भी मैं कुछ बोलता हूं, कुछ कभी कभी हार्श मैनर में बोलता हूं, तो ये मत समझना कि मैं चीजों को या इगोइस्टिक चीजों को दिखा रहा हूं, एटीट्यूड दिखा रहा हूं, नहीं। मैंने जो चीजों को देखा हूं, आप मेरे स्टूडेंट होगे या किसी के स्टूडेंट होगे, तो वो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, उसे जो कॉपी आ रही है वो आपके बिहाफ ऑफ पे कॉपी आपसे बात कर रहा है। यदि आपने कॉपी में कंटेंट लिखा है तभी आपके मार्क्स मिलेंगे, ये पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। और पेपर 1 में तो ऑब्वियसली है, आपने क्वेश्चन सही किए हैं तभी मार्क्स मिलेंगे। आपने सम टाइम क्या होता एग्जैक्ट, आप कुछ कैंडिडेट बोलते हैं मेरे 142 आ रहे हैं मार्क्स, यार 142 इतने एग्जैक्ट कैसे कर सकते हो, कि जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने खुद, ये फिर क्या होगा, हर साल 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो डाउटफुल रहते हैं, तो आप इतने श्योर से कैसे कर सकते हो कि मेरे 142 आ रहे हैं। और कुछ तो ऐसे महान हैं जो कि ये बोलते हैं कि एग्जैक्ट हमारे 87 पेपर 2 में आ रहे हैं, कैसे आप बता सकते हो। तो इन चीजों को थोड़ा सा एक, यदि आप ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी डेवलप करो, एक मैं वीडियो आपको को लिंक दे दूंगा कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, तो OLQ जो होता है वो भी आप देखो कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आप अपने में डेवलप करो, ठीक है। एक कनेक्ट द डॉट वीडियो है और एक OLQ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, इन दोनों का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और उनको आप देखना। आप ऑलरेडी क्लोज में हो, हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी ये नहीं सोचो कि नेक्स्ट ईयर वैकेंसी 2022 में कितनी आएगी, वैकेंसी 1000 भी आ जाएगी तब भी चैलेंज नहीं। कुछ लोग कमेंट किए हुए थे कि 2018 बैच लकी है, लकी था, जो डिजर्व नहीं करते थे वो भी क्वालिफाई हुए, ऐसा नहीं है। 466 सीट था, 1000 सीट भी हो जाएगा तो 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें भी तो सभी नहीं। जस्ट इमेजिन करो 1000 सीट भी आ जाए थोड़ी देर के लिए, 1000 सीट आना नहीं है, लेकिन मैं मान लू 3 लाख लोग एग्जाम भरेंगे, फॉर्म भरेंगे आपके 3 लाख, 1 लाख लोग एग्जाम देंगे, 1000 सीट भी रहेगा तो 1% ही तो होगा, तो लकी तो 1% ही होंगे, 99% तो अनलकी ही होंगे। तो कभी भी कोई भी लकी नहीं होता, आपने मेहनत किया,
आप राइट टाइम पे आपका राइट स्ट्रेटजी हिट किया, सम टाइम लक आपका काम करता है, यस मैं मान रहा हूं कि कुछ टाइम क्या होता है हर एग्जाम में। देखो यूपीएससी का जो भी एग्जाम होता है कि 30% क्वेश्चन जनरली इजी कैटेगरी के होते हैं, ये सब इसमें आप मिस किए, आप आउट गेम से हैं। जनरली 30 से 40 रहता है इजी, 30% के आसपास जो भी है वो आपके करीब मीडियम होते हैं। मेजोरिटी रोल यही प्ले करता है कि इसमें आप कितना, और 20 से 30% डिपेंडिंग ऑन जो भी है आपका टफ रहता है। ये डिसाइड नहीं करता है, ये डिसाइड रैंक करता है कि कोई 10 रैंक लाएगा, कोई 100 रैंक लाएगा, कोई 200 रैंक लाएगा, लेकिन ये डिसाइड सिलेक्शन करता है। और इसमें जिसने गलती कर दिया वो सिलेक्शन उसका नहीं होना है। तो ये कैटेगरी हर एग्जाम में यूपीएससी ये करती है कि यहां से आप यहां इसको इससे भयभीत नहीं होना। टफ क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आता है, कोई भी पेपर को उठा करके देखो। क्यों आखिर आज के डेट में जो यूपीएससी 2016 में शायद 116 सिविल सर्विसेज में पेपर 1 में कट ऑफ गया, 2020 में आकर के वो 92 पर आ गया, और इस ईयर में 21 का उससे भी कम जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टफ क्वेश्चन थे, तो उसमें से सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट का हो रहा है जिन्होंने इजी और मॉडरेट को किया। इजी में ऑलमोस्ट सही, और मॉडरेट में ठीक ठाक अच्छा खासा एक्यूरेसी जो है, मॉडरेटली टफ जो है, मीडियम टफ है, तो उस चीज को करो। कोई भी क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ना है, अटेम्प्ट कोई जरूरी नहीं है कि सारे को अटेम्प्ट करना है, 100% तो अटेम्प्ट नहीं करना, पहली बात है। 90% के आसपास, 80% जैसी आपकी एक्यूरेसी है हर कैंडिडेट का, ये इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तो आप टेस्ट में देखो, बहुत सारे टेस्ट आप 10-15 टेस्ट लिखो, उससे आपको पता चलेगा कि यस हम कितना एक्यूरेसी हमारा हो पाता है। ठीक है, तो वो सारे चीजों को देखो, समझो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, जो कैंडिडेट पर्सनली हमसे पहले से भी जुड़े हुए हैं वो मोस्ट वेलकम, मैं उनको जानता हूं कि वो किस लेवल में डिजर्व करते हैं। और जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यस, और मैं हमेशा, मैं खुद का ये नहीं, मैंने पहले ही बोला कि आप किसी भी मेंटोर से जिस पे आपको भरोसा है, जिस पर भी बिलीफ लगता है कि यस वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे आप जुड़ो। आपको जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एन नंबर ऑफ वीडियोस बनाए हुए हैं, आपने देखा बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं खुद ही आप लोगों से सीख रहा हूं। जो कैंडिडेट का मैं इंटरव्यू में का तैयारी, खास करके इंटरव्यू का तैयारी जिनको अगर बताता हूं, उनसे मल्टीपल टाइम फेस टू फेस वीडियो के थ्रू जो आपका इंटरव्यू होता है, मॉक इंटरव्यू मैं उनसे लेता हूँ, फीडबैक मैं उनको देता हूँ, उनके डीएएफ को मैं देखता हूँ, उनके लाइफ को मैं देखता हूँ, उनके सारी चीजों को। अब एक कैंडिडेट जिनका मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराता हूँ, डीएएफ हमारे पास है, तो उनके पेरेंटल इनकम से लेकर के, और वो कहाँ उनका घर है, वो उनके पास क्या चीजें हैं, एसेट से लेकर के जो भी सारी चीज एक तरह से जो भी रहता, तो मैं उनसे क्लोज तरीके से जुड़ता हूँ। बहुत सारे कम्युनिकेट होते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, पॉजिटिव निगेटिव सारी चीजों को देखता हूँ, तो मेरे पास भी एक्सपीरियंस, या टेस्ट जो लिखते हैं कैंडिडेट, मैं उनसे बहुत सारी चीजों को सीख रहा हूँ। यस, मैं लकी इस समय हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास हैं जो मल्टीपल टाइम रिटेन को क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम में क्वालिफाई किए हुए हैं। मैं जान रहा हूं कि हमेशा सिलेक्शन जो होता है वो लिमिटेड कैंडिडेट का, बहुत बार मैं क्या है बल्क में, ठीक है, मैं उन चीजों से बहुत ज्यादा नहीं होता हूं कि कितने स्टूडेंट हमसे जुड़े, 10,000, 50,000 और 1 लाख नहीं, जितने जुड़ते हैं अच्छे रिजल्ट कौन दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट देने वाले कोई स्पेशल लिखे हुए कैंडिडेट होते नहीं, एवरेज कैंडिडेट अच्छा कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना होगा, अपने में भरोसा रखना होगा। मैं बहुत बार ये बोलता हूं ना कि हर बीज में वृक्ष बनने की संभावना छुपी हुई है। इस एग्जाम्पल को मैंने और भी आपको दिया होगा कि एक बरगद का वृक्ष देखो, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से यदि प्लेन एरिया है और वहां जंगल और या उस ढंग से कुछ बड़ी बिल्डिंगें नहीं है, तो प्लेन यदि है तो 5 किलोमीटर दूर से आपको दिख सकता है कि एक बहुत छतनार बहुत बड़ा वृक्ष जो है बरगद का दिख रहा है। लेकिन एक बरगद का जो बीज है, आप कभी देखना, शायद बरगद के पेड़ के नीचे यदि गिरा हुआ है वो उसके फल, तब तो उसमें उस बीज को रिकॉग्नाइज कर लोगे। लेकिन दूर यदि कहीं दिखा हुआ है तो बरगद के बीज को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि अच्छा ये बरगद का बीज है, और इसी से इतना बड़ा छतनार वृक्ष पैदा हो सकता है जो आपके हथेली पे रखने पर भी आप पहचान नहीं पाओगे जिस बीज को
उसी बीज में ये संभावना छिपा हुआ है कि वो एक छतनार वृक्ष हो सकता है जो 200 300 500 साल, 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। अब कुछ जैसे आप हर लोगों ने गांव में रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे गांव में फॉर एग्जांपल 2 बरगद का वृक्ष ऐसा है जिसको कि ओल्डेस्ट पर्सन गांव के जो हैं वो भी बोलते हैं कि हम भी इसी तरह से इसी अवस्था में, फॉर एग्जांपल किसी का एज 80 ईयर्स है तो बोले कि मैं भी बचपन में था तो ऐसा ही इस वृक्ष को देख रहा हूं। तो अभी गांव में जो भी है वो नेशनल हाईवे बन रहा था, तो बन गया नेशनल हाईवे। अब एक ऐसा वक्त आया था कि शायद वो जो बरगद का वृक्ष है वो कटने का नौबत आया, लेकिन फॉर्चुनेटली व्हाटसोएवर कि रोड को थोड़ा सा वहीं से टिल्ट कर दिया गया, डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, तो वो बरगद का वृक्ष जो है वो बचा रहा। तो कहीं ना कहीं एक वो हम लोग की मेमोरी में है कि जो हमारे पूर्वज 3 पीढ़ी के पहले भी इस वृक्ष को वैसा ही देखे थे और आज हम भी देख रहे हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उस वृक्ष को उसी अवस्था में शायद देखेगी। तो यदि नहीं काटा गया या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो एक बरगद के छोटे से बीज जिसे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो उसमें एक छतनार वृक्ष होने की संभावना छिपी हुई है। आप हर कोई में कहते हैं ना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के वन ऑफ द टैलेंटेड पर्सन हुए, वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट जीनियस पर्सन हुए, उन्होंने वह अपने ब्रेन का 6% ही शायद यूज कर पाए। हम अपने ब्रेन का 1% यूज कर पाते हैं। आप को 100% सोल्व इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। आप यदि 120 ला रहे थे मार्क्स तो 120 ला रहे थे तो 160 लाना है, 170 टारगेट रखना है। 150 भी ला रहे हो, पेपर 2 में अच्छा कर रहे हो, 90 ला रहे हो तो आप कर सकते हो यार। 50% मार्क्स, 60% 70% आप पेपर 1 में 70% का टारगेट रखो, पेपर 1 में 50-60% का टारगेट रखो, 50% का टारगेट पेपर 2 में रखो। 50% टारगेट तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ग्रामर आप 25 का होता ठीक ठाक से करोगे, 15 16 17 18 आप कुछ ऐसे हैं तो 20 ग्रामर में 25 में ले आए, तो जब 25 में 20 ले आए तो आपके पास ये मिला, लिबर्टी है। इससे वगैरह हर चीज को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो जरूर होगा। ठीक है, तो डिटेल जो भी है मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं डिटेल आपको बताऊंगा संडे को। और जिनको भी पर्सनली कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, फ्रस्ट्रेशन में है, टेंशन में है, आप मैसेज कर सकते हो। प्लीज मैसेज करना, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।